So good morning class. I am Engineer Kumar Harshvardhan. So today I will be taking you economics class, which the ma'am has taken till the last few topics such as the what are the various factors of protection, है ना. तो आप लोगों को लास्ट टाइम बताया गया था what are the various factors of protection. What are the various factors of protection? Factors of protection अलग क्या क्या है, इसमें क्या क्या है. एक आता था हमारा लैंड, लेबर एंड देन वी हैव दी कैपिटल. ये हमारा जो है these are the three major factors of protection. फर्स्ट इज द लैंड, सेकंड इज द लेबर एंड थर्ड इज द कैपिटल. कैपिटल में तो आपका क्या है, जो भी आप पैसे लगाते हैं. कैपिटल में भी अगर आप फर्दर जाइएगा तो आप दो चीज पढ़िएगा. एक होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल, वन इज द ह्यूमन कैपिटल, नंबर बी इज द नॉर्मल द कैपिटल दैट इज द वर्किंग कैपिटल. कैपिटल ऑफ वर्किंग है ना, द कैपिटल ऑफ वर्किंग दैट इज वर्किंग कैपिटल. और वी आल्सो से इट एज और वर्किंग कैपिटल. दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल है ना. ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, सपोज मान लीजिए दो बंदे हैं, एक बंदा ए है एक बंदा बी है ना. ये बंदा पढ़ा लिखा है, इसके पास स्किल्स है, इस बंदे के पास स्किल्स है, इस बंदे के पास एजुकेशन है ना. इस बंदे के पास काम करने की क्षमता है. he has the skill, the education, the will. okay, इसके पास क्या है, he has no skills, no education है ना. it's not called education, it's called education. so he has no skills, he has no education and hence he is not willing to work है ना. and he also has no will to work. तो क्या होता है, ये जो है इसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल. दिस इज नोन एज द ह्यूमन कैपिटल. मतलब ये ऐसा रिसोर्स है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा भारत क्या है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है ना. सबसे ज्यादा आबादी हमारे भारत में है, करीब 132-133 करोड़ आबादी हमारे देश की. और यहाँ पे आधा से ज्यादा जनता जो है किसमें आती है, इस ग्रुप में आती है ना. दे आर सच ह्यूमंस विच आर नॉट एम्प्लॉयबल, जिनको हम नौकरी पे रख नहीं सकते हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है कि नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने शायद प्राइमरी नर्सरी भी अपनी ठीक से पढ़ाई नहीं की है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, और उसके लिए और इसी के लिए फिर क्या है, कोई विल नहीं है. अगर आपको मैं बताऊं भी, अगर आप नॉलेज जनरल नॉलेज की ओर से जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसकी, हमारे नवयुवक की. जो युवा लोग हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है. और भारत के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बिहार में है युवाओं की. जो सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा लोग हैं वो सब बिहार में सबसे ज्यादा युवा लोग हैं. ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे. सो विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम वेयर मैम हैज लेफ्ट. मैम ने आपको ये सब बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल. कैपिटल में दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है कैपिटल ऑफ वर्किंग है ना, दैट इज वर्किंग कैपिटल इसको हम बोलते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विल द लैंड सस्टेन. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज. Scientists report indicate that modern farming methods have overused the natural resource base. In many areas, green revolution associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has reduced the water table below the ground. Environment resources like soil, fertility and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. इसमें ये बताया गया है कि क्या होता है कि लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है ना. हवा बढ़ नहीं रहा है, आकाश बढ़ नहीं रहा है, जमीनें बढ़ नहीं रही है, आबादी तो लेकिन बढ़ रहा है. और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी उनकी बेसिक नीड्स तो हमें पूरी ही करनी है, चाहे किसी भी हालत में है ना. जमीन हो ना हो, उपजाऊ हो ना हो, या फिर आपको सुविधाएं हो ना हो, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं है ना, रोटी कपड़ा मकान. पहले पुराने जमाने में था ना, अमिताभ बच्चन की मूवी थी रोटी कपड़ा और मकान. अब क्या हो गया है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये बेसिक नीड्स हैं जो हमें भी समझनी है और सरकार को भी समझानी है कि ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा. ठीक है, तो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी वेरी
केयरफुल वाइल यूजिंग इट, हमें क्या है बहुत ही सतर्कता बरतनी है कि हम अपने जो लैंड्स हैं, जो हमारे पास खेत है, खलियान है, इनको हम क्या करें, इनको हम वेस्ट ना जाने दें, बर्बाद ना जाने दें। इसका एक एक कतरा, एक एक इंच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी चीजों पे उपजाऊ होना बहुत ही जरूरी है ना। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज। साइंटिफिक मेथड जिस तरह से साइंटिस्ट लोग शोध करते हैं, उनसे ये हमें ये पता चला है कि हम लोग जो है अनजाने में या जाने या अनजाने में क्या हो रहा है कि हम लोग ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं लैंड को, है ना। मतलब उसकी क्षमता से ज्यादा उससे हम चाह रहे हैं, उससे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कोई एक लड़का है ए, कोई लड़का है बी, उसकी क्षमता, हर एक की एक अपनी अपनी क्षमता होती है, एक सीमित क्षमता होती है। तो मान लीजिए एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। एक लड़का ए की क्षमता है कि नहीं वो पढ़ लिख के जो है वो क्लर्क की नौकरी ही कर सकता है, या उसकी उतनी ही क्षमता है कि वो क्लर्क की नौकरी ही पा सकता है। कोई दूसरा ऐसा बंदा है कि उसकी इतनी क्षमता है कि वो ऑफिसर बन सकता है और वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। तो हर एक का अपना अपना क्षमता होता है। अगर आप उस बंदे को, फिर क्या होगा, अगर आप उस बंदे को जिसकी क्षमता कम है, जिसकी क्षमता इतनी है कि वो क्लर्क बन सकता है, उससे आप ज्यादा प्रेशर डालिएगा, ज्यादा उससे लेने की कोशिश कीजिए, तो क्या हो जाएगा वो, और उल्टा उसका इफेक्ट और खराब होगा, उसका इफेक्ट जो है उल्टा और खराब होगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो हमारी जमीन की क्षमता होती है, हमें उतनी ही क्षमता में वो उपजाऊ दे सकता है। अगर हम उसमें उससे ज्यादा उससे चाहेंगे लेना, सपोज एक जमीन है, सपोज उसकी क्षमता है कि वो 1 हेक्टेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि वो 1.5 हेक्टेयर प्रोड्यूस करे, 2 हेक्टेयर प्रोड्यूस करे, तो क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम उस जमीन का ही नुकसान कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, उसमें ज्यादा मैन्योर्स डालेंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालेंगे, ज्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे, उससे क्या होगा, उस लैंड की जो है क्षमता वो घटेगी, है ना। जितना जरूरत है उससे उस जरूरत से ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, तो भी प्रॉब्लम है, और अगर जितना जरूरत है उस जरूरत से कम मिलेगा तो भी दिक्कत आएगी। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बहुत से हमारे सबको पता है कि जब हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, 3 तरह का रेवोल्यूशन हुए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इवन येलो रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, 4 तरह का रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे खेत खलियानों को जो है के लिए हुए थे, जहाँ पे हमने बहुत ही पहले हम क्या करते थे, पहले हम बहुत मात्रा में बाहर से चीजें मंगवाते थे, अपने खाने की चीजों को। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, हम अपने ही देश में उसको बना रहे थे, और अपने ही देश में अच्छी तरह से बना के हम इतना बना ले रहे थे कि हम उसे बाहर बेच भी रहे थे और अपने देश के सारे पॉपुलेशन को खिला भी पा रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, हमारा प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा, हमने बहुत वीट, बहुत राइस प्रोड्यूस किया, लेकिन क्या हुआ, उससे क्या हुआ, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगी, क्योंकि हमने क्या किया, उसका ओवर यूज करना शुरू कर दिया, उसका इस्तेमाल जो है उससे ज्यादा करना शुरू कर दिया। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस्ड द वाटर टेबल। हम लोग जानते हैं कि अभी काफ़ी जगहों पे पानी की समस्या है, जैसे कि अगर आप अभी चेन्नई में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि टैंकर्स, गाड़ी के टैंकर्स से, रेलगाड़ियों के टैंकर्स में हमें पानी भर भर के वहाँ पहुँचाना पड़ा था, है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी जगह समस्या है, कर्नाटका है, आपको तमिलनाडु है, बिहार में कभी सुखाड़ है तो कभी बाढ़ है। तो ये सब समस्या क्यों होती है, क्योंकि हम लोग जो अंडरग्राउंड लेवल वाटर है उसका हम ओवर यूज करते हैं। क्या ओवर यूज कहाँ करते हैं, इरिगेशन में ओवर यूज करते हैं, कि नहीं। हम लोग जो है हमारे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि अगर बरसात ना हो, कोई मौसम ना हो, तो हम पानी कहाँ से लें, कोई प्रॉपर हमारे पास क्या बोलते हैं तालाब होना चाहिए, या कहीं रिवर से निकाले, या फिर ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास इसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर से वो पानी को निकालते हैं, और उसका ओवर यूज होने से क्या हो रहा है कि वो ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो नीचे बहुत नीचे जा रहा है। ठीक है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स। और ये सब चीज़ों को बनने में जो है बहुत साल लगते हैं, बहुत 100 साल, 1000 साल लगते हैं। जिस तरह आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, रॉक्स को बनने में बहुत हजारों साल लगते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में, तेल को बनने में बहुत साल लगते हैं, हजारों, 2000, 3000 साल पहले से ही जो है, जो बरीड है अंदर अर्थ के अंदर, फिर इन पे क्या हुआ, अलग अलग वेदर के कारण इनमें क्या हुआ, इनमें डिसइंटीग्रेशन हुआ, इनमें तो आपको पानी का रिसाव हुआ, आइसबर्ग्स के कारण क्या हुआ, इसमें जो है
कटाव बनना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जो है ये गलना शुरू हुआ। तो ये क्या होता है, ये कोई रातों रात चीज नहीं है कि रातों रात कोई जादू की छड़ी है घुमाया और हो गया, नहीं, इसमें कई हजार साल लगते हैं। लेकिन जिस स्पीड से ये होता है और जिस स्पीड से हम अपनी सृष्टि को, हम अपने मदरलैंड को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी गति बहुत ज्यादा है कि जिस स्पीड से ये बन पाता है ना। हमने पिछले 70 सालों में इतनी तबाही मचा दी है इस देश में, इस पूरे पृथ्वी पे, कि अब जीने के लिए भी लोगों को बहुत ही सोचना पड़ेगा, है ना। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अब वही बात होने वाली है कि एकदम सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली ही बात आने वाली है, क्योंकि हमने इतना बर्बाद कर दिया है अपने इस सुंदर से पृथ्वी को कि अब पृथ्वी जो है वापस हमसे ये सब चीज़ वापस लेगा। तो आप अभी देख रहे हैं बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहा है आइंदे हम, अब आप हर दूसरे तीसरे दिन सुन सकते हैं कहीं, कभी रोहतक में रोहतास में भूकंप आ गया, तो कभी आपको दिल्ली में भूकंप आ गया। तो ये सब आते रहते क्यों, कि हमने जो है इस सृष्टि का विनाश बहुत ही बुरी तरीके से किया है, बहुत ही बुरी तरीके से किया है और किए जा रहे हैं। अभी भी हम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ देने लायक नहीं रहेंगे, कुछ दे के नहीं जाएंगे, बल्कि उनका हम जीवन लेके जाएंगे। ठीक है। सो वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। एक बार जो बर्बाद हो जाता है फिर बहुत ही मुश्किल है उसको वापस से रिस्टोर करना। ठीक है। So we must take care of the environment and ensure future development of agriculture। इसलिए हमें क्या है, हमें अपने सृष्टि का, अपने आसपास वातावरण का, अपने मदर अर्थ का जो है हमें ठीक तरह से ख्याल रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर। किस तरह से जो है जमीन जो है पालनपुर के फार्मर्स के बीच में बटी हुई है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपको पता है अगर खेत नहीं रहेंगे, लैंड नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, तो हम क्या खेती नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड ऑफ कल्टीवेशन। आपको पता है कि जरूरत नहीं है कि जो लोग किसान हैं उनके पास खुद की जमीन है, खुद की जमीन पे काम करें, नहीं। काफी सारे लोग बड़े किसानों की जमीन पे काम करते हैं, उनके पास शायद एक धुर का भी जमीन नहीं होता है उनका खुद का, है ना। तो वो क्या दूसरे बड़े किसानों की जमीन पे काम करते हैं। इन पालनपुर अबाउट 1/3 ऑफ दी 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। मतलब 450 घरों में जो 1/3 घर है उनका, है ना। सो ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 150 लोगों के पास जो है उनका खुद का जमीन नहीं है। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। और बेसिकली वो सब क्या है, वो सब छोटी जातियों से आते हैं, है ना, दलित्स हैं, है ना। तो उनके पास जो है जमीन नहीं है खुद की कल्टीवेशन करने के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज who own land, 240 families cultivate small plots of land that is less than 2 hectares in size। और उन 450 में से 150 के पास तो अपनी जमीन नहीं है और 240 के पास जो जमीनें हैं वो बहुत छोटी हैं। मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम जमीनें हैं जिन पे वो काम करते हैं। मतलब वो उतना ही उपजा पाते हैं जितना कि वो अपने फैमिली का भरण पोषण कर सकें। उनके पास इतना सरप्लस नहीं होता है कि वो जाके जो है बाजारों में उसे बेच सकें, है ना। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फैमिली। मतलब इतना उनके पास जमीन नहीं है कि वो अपने फैमिली के अलावा, अपने परिवार के जो अलावा है कुछ और कर सके। या फिर कई के परिवार भी इतने बड़े हैं, जैसे कि पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, अब तो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो घर में माँ बाप बेटा बेटी इतना ही लोग रहता है। पहले लोग दादा परदादा, उनके परदादा, काफी लोग एक साथ रहा करते थे। तो उनमें क्या है कि उस समय जो था कि ऐसा है कि इतनी बड़ी फैमिली है और इतनी छोटी सी उनके पास लैंड है, तो क्या होता है कि उनके पास जो भी उपजाऊ होता है वो उनके फैमिली कईयों के लिए, तो उनके फैमिली के लिए भी वो पूरा पूर्ति नहीं हो पाता है। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of large unirrigated land। 1960 ईस्वी की बात है। गोविंद नाम का एक बंदा था, एक किसान था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स का लैंड था, वो भी अनइरिगेटेड लैंड था, जहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पे पानी उस जमीन पे जो है बिल्कुल भी नहीं, सुविधा पानी की उस जमीन पे बिल्कुल भी नहीं थी। विद द हेल्प ऑफ दिस
विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड लैंड, और उसने अपने 3 बेटों के साथ जो है उस जमीन को जो है, उस बंजर जमीन को जो है उपजाऊ जमीन बनाया। Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed, है ना। तो इसका मतलब यही है कि भले ही उनकी पूरी अच्छी तरह से जीवन नहीं यापन हो पा रहे थे, लेकिन ठीक ठाक किसी तरह जीवन चल रही थी, और उनका जो थोड़ा अलग से कमाई कहाँ से आता था, वो उनके पास एक बफेलो था, एक भैंस था, शायद वो वहां से उनके जो है वो शायद दूध उसका बेचते होंगे, या फिर हाँ दूध ही उसका बेचते होंगे, या फिर गोबर वोबर पुराने जमाने में लोग बेचते थे, वो गोबर को सूखा करके वो बेचते थे। तो उन सब इससे क्या है, इनकी वो भी गोविंद की जो फैमिली है उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। ठीक है, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Govind's death, the land was divided among the 3 sons. कुछ सालों बाद गोविंद जी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गई, और फिर जो है जो भी उनके पास जमीन था, क्योंकि उनके 3 बेटे थे, तो उन 3 बेटों में वो बट गया। Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectares in size, और सबके जो हिस्से में पड़ा वो सिर्फ कितने जमीन थी, 0.75 हेक्टेयर की जमीन थी, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन उनके हिस्से में आई थी। Even with improved irrigation and modern farming methods, Govind's sons are not able to make a living from the land, क्योंकि वो जमीन इतनी छोटी है, इतनी छोटी है वो जमीन कि आप कितने भी उसमें टेक्नोलॉजी यूज कर लो, कितने भी मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज कर लो, उसमें उपजाऊ तो होता है, उपजाऊ तो होगा, लेकिन वो उतना नहीं हो पाएगा कितने भी मॉडर्न मेथड्स हम अप्लाई कर दें कि हम अपने पूरे परिवार का, इतने बड़े परिवार का जो है भरण पोषण कर सकें। Govind's sons are not able to make their living from their land. They have to look for additional work during the part of the year. और क्या हो रहा है कि जितनी जमीन है उनके पास, उतनी जमीन में वो अपने फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और इसके कारण क्या है, उन्हें कोई और नौकरी भी देखनी पड़ रही है ताकि वो कुछ उससे एक्स्ट्रा कमाई कर सकें और अपने फैमिली को अच्छी तरह से खिला पिला सकें। You can see the large number of small plots scattered over the village in the picture. They are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. तो पालमपुर में 60 ऐसी families हैं, 60 ऐसे किसान के families हैं जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीनों पे वो उपजाऊ करते हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. और कुछ ऐसे बहुत बड़े किसान हैं जिनको हम पुराने ज़माने में ज़मींदार बोलते थे, है ना, कि उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है, ज़्यादा ज़मीन है, जिन पे वो दूसरे लोगों को काम करवाते हैं जिनके पास या तो बहुत कम ज़मीन है, जैसे कि गोविंद के बेटे हो सकते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, या तो जिनके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम क्या है कि एक आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, कल्टिवेटेड एरिया इज फॉर द स्मॉल फार्मर्स इज 36%, ओके, दैट्स लेस देन 2 हेक्टेयर्स, सो एंड मोर देन इसमें दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन कल्टिवेटेड एरिया में, ये दिया हुआ आपको कि कल्टिवेटेड एरिया में यहाँ दिया हुआ 36%, ये बेसिकली आपका क्या है, मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स जो है 36% लैंड होल्डिंग्स उनकी है, और बाकी 64% पे जो है बाकी सारे जो छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं वो लोग इस पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, आगे ये दिया हुआ है हु विल प्रोवाइड द लेबर। इसका मतलब है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है हु विल प्रोवाइड द लेबर, इसका मतलब है कि अब हमें जो लेबर है, जो मजदूर हैं वो कौन देगा। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन। सबसे पहले हमने क्या देखा, लैंड देखा, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, लेबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन। आपके पास जमीन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जमीन को उपजाने के लिए लेबर चाहिए, इंसान चाहिए, आदमी चाहिए काम करने के लिए, है ना। सो स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own fields, thus they provide the labor required for farming themselves। जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर
या फिर 0.75 हेक्टेयर्स ऐसी जमीन है, वो क्या करते हैं, वो अपनी जमीन पे खुद से काम कर लेते हैं। तो दे आर लाइक सेल्फ डिपेंडेंट, जिसको आजकल मोदी जी आत्मनिर्भर बोल रहे हैं। सो दे आर लाइक सेल्फ डिपेंडेंट, वो खुद से अपने खुद से लेबर बन जाते हैं वहां पे और खुद से काम कर रहे हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large scale farmers hire farm laborers to work on their field. जबकि जो मीडियम मतलब जो थोड़े अच्छे किसान हैं और जो बहुत बड़े किसान हैं, है ना, जो थोड़े अच्छे किसान जिनके पास अच्छी आमदनी हो जाती है, वो अपने फैमिली को भरण पोषण करके भी खिला पिला के अच्छा खासा बचा लेते हैं। और जो बहुत बड़े फार्मर जिनके पास बड़ी बड़ी थ्रेशर मशीन होती हैं, ट्रैक्टर्स होती हैं, अलग अलग किस्म के टेक्नोलॉजी की उनके पास चीज़ें होती हैं जिससे कि वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग क्वाइट इजीली कर लेते हैं। उनके पास क्या है, वो लोग दूसरों को एम्प्लॉय करते हैं अपने फार्म्स पे, है ना, वो दूसरे को अपने फार्म्स पे काम करने के लिए भेजते हैं। तो फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज हैविंग वेरी स्मॉल लैंड। तो बेसिकली हमें फार्म लेबर्स उन बड़े लोगों को कहाँ से मिलता है, जो कि बड़े बड़े लोग हैं, जिनके जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन लोग को लेबर जो है यही लोगों से मिलता है। या तो जिनके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है काम करने के लिए, तो उन्हें तो अपना भरण पोषण करने के लिए, अपना खाने पीने के लिए उन्हें तो कहीं काम करना है। तो ये वो कहाँ काम करते हैं, वो उनके लैंड पे जाके काम करते हैं। और या नहीं तो जिनके पास बहुत कम लैंड है, जिससे कि वो पूरा अपने फैमिली का ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके लैंड में काम करते हैं ताकि थोड़ी जो है एक्स्ट्रा कमाई उनकी हो जाए, ठीक है, ताकि जिससे कि वो अपने घर का जो है एक्स्ट्रा खर्चा आराम से चला पाए। सो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन इन द लैंड। तो उनके पास क्या होता है कि वो काम करते हैं, उनके एवज में उन्हें, पुराने जमाने में या तो उनके एवज में उन्हें अनाज दे दिया जाता था, या अब जो है उनके एवज में उन्हें पैसा मिलता है। लेकिन जो उपजता है, जो उपजाऊ होता है, उसमें से गेहूं हो, चावल हो, राइस हो, वीट हो, जो भी हो, उनमें उनका हक बिल्कुल नहीं होता है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। उनकी जगह पर उनको उनके एवज में पैसा दिया जाता है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। कैश मतलब आपको मैंने बता दिया पैसा, काइंड मतलब कि खाने की उपजाने के बदले खाना, है ना, जो बहुत पहले गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, है ना, फूड फॉर वर्क, है ना, जैसे कि अगर आप काम करते हैं तो उसकी जगह क्या आपको उसके एवज में आपको सरकार की तरफ से क्या खाना मिलेगा। तो अगर आप आज के दिन काम किए तो उसके एवज में सरकार की ओर से आपको 2 टाइम का या फिर कहीं कहीं 3 टाइम का भी खाना आपको दिया जाता था। सो समटाइम्स लेबर्स गेट मील, खाना दिया जाता है। वेजेस vary widely from region to region, from crop to crop and from one farm to another farm। तो ये वेजेस अलग हो सकती है, हो सकता है बिहार में कुछ और मिलता हो, पंजाब में कुछ और मिलता हो, क्योंकि पंजाब थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, बिहार थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलप है बिहार से। आपको मैं बता दूं, बिहार का जीडीपी जो है सबसे लेस है कंट्रीब्यूशन, बिहार जो है सबसे कम जीडीपी कंट्रीब्यूटर पूरे भारत में। अगर आप देखें 28 स्टेट्स है और अभी 9 यूनियन टेरिटरीज है, हम सबको कंपेयर करें तो बिहार सबसे पीछे है। बिहार पढ़ाई में सबसे पीछे है, बिहार एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में सबसे पीछे है। जीडीपी जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक स्टेट की योगदान होती है उस अपने देश में, कि वो क्या योगदान कर रहा है उस देश के डेवलपमेंट में, वो भी सबसे पीछे है। बिहार की सबसे लोएस्ट रैंकिंग है बिहार का। तो आप कुछ भी चीज देख लीजिए, बिहार उसमें सबसे पीछे ही रहेगा। सो इट इज are widely from region to region, wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm to another farm, okay, etc. So there is also wide variation in the duration of employment. A farm laborer might be employed in a daily basis or from one particular farm activity like harvesting or for the whole year. तो अलग अलग तरह के आपको फार्मिंग में एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। अब जैसे कि आप पढ़े होंगे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी होता है। मतलब कि कुछ लोग परमानेंटली एम्प्लॉयड होते हैं कि आपको साल भर तनख्वाह मिलेगा आपके काम के एवज में, है ना। कुछ लोग है कि नहीं, अभी भाई वीट को हार्वेस्ट करना है, हमें काटना है, वीट को हार्वेस्ट करना है, तो जितने दिन तक ये हार्वेस्टिंग चलेगा तब तक ही आपको काम दिया जाएगा, उसके बाद जो है आप अपना खुद देख सकते हैं काम। तो अलग अलग तरह का काम होता है। सो डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालनपुर। अब हम लोग जो है अगली क्लास में डाला के बारे में पढ़ेंगे कि डाला के जीवन में क्या है और वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है पालमपुर गांव में, जो एक काल्पनिक गांव है जो बनाया हुआ है ना, राइटर के द्वारा ये काल्पनिक गांव बनाया हुआ है, ताकि आप समझ सकें किस तरह से जो है
ये हमारा पूरा फार्मिंग का स्ट्रक्चर मेथड जो है किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे इसमें चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों अगेन। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से शायद वीडियो नहीं जा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए अब आपको कंटिन्यूस वीडियो जाता रहेगा और आप इसे कंटिन्यूस पढ़ते रहें। पढ़ाई कभी न छोड़ें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जीवन में। कुछ भी करना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, देश का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, गांव का नाम रोशन करना है, स्पेशली बिहार को अगर आगे ले जाना है तो बिहार के बच्चों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।